थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनप्रेट आइलेट्स। तो आज हम बात करेंगे राइटिंग टास्क 2 के बारे में। और जो राइटिंग टास्क 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चे, ये राइटिंग टास्क 2 25 जून रियल आईएलटीएस एग्ज़ाम मॉर्निंग स्लॉट में आ चुका है। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि एक्चुअल में मुझे राइटिंग टास्क 2 कैसे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो राइटिंग टास्क है ये 8 बैंड स्कोर का है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे मुझे स्टार्ट करना है, कैसे मुझे इसके अंदर एग्जांपल देनी है, कैसे मुझे 9 बैंड स्कोर का या 7.5 का लिख सकता हूँ। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है। जस्ट लाइक जैसे ग्रामर मिस्टेक है, मुझे कीवर्ड्स कैसे ऐड करने हैं, कैरेक्टर वर्ड्स कैसे ऐड करने हैं, लिंकिंग वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं उनका स्कोर कम जाता है जस्ट ऑफ एक लिंकिंग वर्ड से। उनको यही नहीं पता कि एक्चुअली में लिंक वर्ड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल दैट बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि मोर ओवर कहाँ लगाया जाता है, हाउ एवर कहाँ पर लगाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो ऑपोजिट साइड लगाई जाती है। तो इन दिस राइटिंग ऐसे 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट थीस टाइप ऑफ थिंग्स कि आप 9 बैंड स्कोर कैसे ले सकते हो। आपको आइडिया नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आना, बट जस्ट आपने कुछ नहीं करना, जस्ट जो हमारी स्टेटमेंट है उसको ध्यान से रखकर हमें रीड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उम्मीद करता हूँ आपने डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। अगर नहीं किया, आई नो आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्टडी करवाई जा रही है। यहाँ पर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा और इंस्टीट्यूट्स की तरह आपसे 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार नहीं मांगा जा रहा बच्चे। तो मस्ट डू इट राइट नाउ। थैंक यू सो मच, आपने होप सो कर दिया होगा। तो राइट नाउ हम बात करेंगे एक स्टेटमेंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है, सम बिजनेस फाइंड दैट देयर न्यू एम्प्लॉयज लैको बेसिक इंटरपर्सनल स्किल सच एज ए कॉर्पोरेटिव स्किल, व्हाट इज द कॉजेज एंड इसकी प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले अगर मान लो मुझे समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में मुझे अपना जो राइटिंग ऐसे है कैसे लिखना है। अब बात करते हैं कि मुझे स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रही। तो इस स्टेटमेंट में उसने कहा कि जो कुछ कंपनीज़ हैं जो अपने नए एम्प्लॉयज़ रखती हैं उनको कुछ कमी वगैरह रह जाती होगी। फॉर एग्जाम्पल दैट अब बात करते हैं इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें जॉब मिलती है। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ मेरे पास एमटेक डिग्री है, जहाँ बीटेक की डिग्री है, जहाँ फिर मास्टर डिग्री है, तो मुझे एक ऑफिस में काम मिलता है। बट अगर वहाँ पर देखा जाए, अगर मैं +2 पास हूँ, जहाँ फिर मैं 10th पास हूँ, जहाँ तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिलेगी, जहाँ फिर अंदर बर्तन वगैरह मांजने की, जहाँ एक एज ए लेबर टाइप की मुझे जॉब मिलेगी। तो मीन्स उन्होंने कहा है कि सम बिजनेस फाइंड दैट देयर न्यू एम्प्लॉयज़, कुछ बिजनेस हैं जो नए स्टार्टअप करते हैं, नई कंपनीज आती हैं मार्केट में। तो अपना जब वो नया बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो वो जो स्टाफ रखती हैं उसमें कहीं ना कोई स्किल की कमी रह जाती है। तो उस स्किल के हमारे बेनिफिट्स क्या हैं और हमारे सोल्यूशंस क्या हैं, जहाँ हमारे लॉस क्या हैं, उस चीज़ के बारे में इन दिस ऐसे हम डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और आप एक चीज़ एनालाइज करके देखना बच्चे, शायद आप मेरे से बड़े भी हो सकते हो, आप मेरे से छोटे भी हो सकते हो, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर किसी को बुरा लग रहा है तो सॉरी, बट फिर भी एक हैबिट बन चुकी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हमें एग्ज़ाम्पल को साथ में देना है, बिकॉज एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर को सबसे पहले हमें क्या समझाना ज़रूरी है, हमारा एक आइडिया हमें अपनी इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर देना है कि एक्चुअल में मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं लिखना क्या चाहता हूँ। अगर आपके पास 2 मिनट्स हैं या फिर 3 मिनट है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब भी आप रियल एग्जाम के ऐसे लिखने बैठे तो सबसे पहले प्लानिंग के साथ बैठो कि एक्चुअल में आपने ऐड क्या करना है। मोस्टली क्या होता है कि हम राइटिंग ऐसे लिखने बैठ जाते हैं, हमारे माइंड में एक आइडिया आता है, हम वो भी लिख देते हैं, फिर हमारे आइडिया में दूसरा आइडिया आता है, वो भी लिख देते हैं, फिर तीसरा आइडिया आता है, वो भी लिख देते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक्स है जिनको हमें अम्प्रूव करना चाहिए। और डेफिनेटली वो चीज़ें अगर हम अम्प्रूव करेंगे तो हमारा स्कोर इनक्रीज़ होगा। नियर अबाउट आई थिंक सभी बच्चों को 6.5 और 6 स्कोर ही चाहिए होता है, जो उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। एंड यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं हमारी फुल वीडियो विदाउट मेरा फेस लेकर आए और यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है वो हमारा सम बिजनेस फाइंड दैट देयर न्यू एम्प्लॉयज़ लेकर बेस के मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है इसकी कि एक्चुअल में मेरी प्लानिंग क्या है।
हमारी प्लानिंग क्या है कि हमें इसके क्या इफेक्ट है और क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रो के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में मैंने इंट्रो 8 बैंड स्कोर की कैसे लिखी और आपके माइंड में कौन सा आइडिया, तो मैं इसको साथ में आपको ट्रांसलेट भी करता जाऊंगा साथ के साथ। वी ऑलवेज हेयर दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम हमेशा एक बात सुनते आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, बचपन से लेकर, कि अगर मुझे परफेक्ट बनना है तो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर मुझे लिसनिंग इंप्रूव करनी है, 7.5 बैंड स्कोर लेने हैं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर 8 बैंड स्कोर मुझे राइटिंग में लेनी है तो मुझे एक दिन में 2 से 3 राइटिंग्स लिखनी होगी और मुझे राइटिंग स्किल्स की वीडियो देखनी होगी। रीडिंग इंप्रूवमेंट करनी है, मीन्स की वही बात है कि वी ऑलवेज हेयर प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। Some beginners are finding fresher employees are lacking in the interpersonal skill such as a communication skill and decision making skill। कि हम क्या करते हैं मोस्टली ज़्यादातर हमारा जो फाइंडिंग करते हैं हम फ्रेशर जो एम्प्लॉय होते हैं जिन्होंने कभी जॉब वगैरह नहीं की होती, इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपने उनको भी देखा होगा कि उनके पास इतनी अच्छी स्किल नहीं होती। एंड जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है या फिर डिसीजन मेकिंग स्किल है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। हमें उनको पहले लर्न करवाना पड़ता, देन हमें अपना डिसीजन देना पड़ता कि कैसे कैसे आपको काम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स हैपनिंग ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंस। मोस्टली ज़्यादातर ये चीज़ें क्यों होती हैं, ज़्यादातर हैपनिंग इसलिए होता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस कम आता है। तो मोस्टली बच्चे ये चीज़ लाइन जो लास्ट में लिखी है लिखते नहीं है। लेट अस डिस्कस द रीजन एंड सम पॉसिबल सोल्यूशन विद रेलिवेंट एग्जाम्पल। कि इन द नेक्स्ट जो पैराग्राफ हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कर सकते हो। आप एक चीज़ देखिए कि इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो नॉर्मल है, बट सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हमने किसके ऊपर करनी है, अपने लिंकिंग वर्ड्स के ऊपर एंड अपनी ग्रामर के ऊपर। ये दोनों चीज़ें मुझे 9 बैंड स्कोर दे सकती हैं मुझे राइटिंग टास्क 2 में। आप एक चीज़ एनालाइज करिए कि मुझे लिंकिंग वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड इज मुझे ग्रामर। हम मोस्टली यार अगर स्टार्ट करते हैं देयर फॉर, दैट्स वाई, मोस्टली पीपल एंड हाउ एवर नाउ डेज, हम मोस्टली इन थीस टाइप ऑफ वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप स्टार्ट किए, यहाँ स्टार्ट किया हुई ऑलवेज हेयर दैट, ठीक है। द सम बिजनेस आर फाइंडिंग, यहाँ पर ग्रामर दी गई फाइंडिंग आर, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बाद फिर एक ग्रामर को यूज़ किया गया, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल एज सच एज, यहाँ पर सच स्किल के बाद सच एज या एज लगाकर मुझे फिर लिंक वर्ड किया गया, उस लाइन को फुल स्टॉप कर दिया गया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यहाँ पर मोस्टली हम लिखते हैं मोस्टली या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो लाइन को। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। आप अगर कोई अदर ऐसे लिख रहे हो, आपके पास कॉपी, आप उसके ऊपर ये लाइन लिख सकते हो यार, कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने अदर एग्जाम में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स हैपनिंग ड्यू टू मीन्स एक रीज़न, यहाँ पर ड्यू टू का मतलब है एक रीज़न, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ड्यू टू लगाकर यहाँ पर मान लो मुझे ट्रैफिक का ऐसे आ चुका है, या मुझे क्राइम का ऐसे आ चुका है, या मुझे टेक्नोलॉजी का ऐसे आ चुका है, या एनीथिंग अदर ट्रीटमेंट के ऊपर मुझे आ चुका है, तो वहाँ पर हम ये लाइन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस लगा सकते हो, एनवायरनमेंट को लगा सकते हो, पुलिस की कोई भी पुलिस की मतलब पुलिस ने वो केस को सॉल्व आउट नहीं किया उनकी लगा सकते हो। एनीथिंग एल्स यू कैन यार, आप कुछ भी लगा सकते हो, बट आपको ये चीज़ें निकालनी होगी, अपने राइट डाउन प्रैक्टिस में यूज़ करनी होगी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में। सो नेक्स्ट वन, यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना। व्हेन एनी कंपनी हायर ए न्यू एम्प्लॉय मीन्स, जब भी कोई कंपनी है हायर करती है अपने नए एम्प्लॉय, नए लोग, दे ट्रेन, यहाँ पर सीधा लिखा गया है, सीधी सिंपल बात है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी लैंग्वेज है, चाहे हम हिंदी में है चाहे हम पंजाबी में है, तो हम उसको स्टार्ट कर देते हैं पंजाबी से कन्वर्ट करना इंग्लिश में, फिर हिंदी से कन्वर्ट करना इंग्लिश में, राइट। तो ये चीज़ें नहीं है। हम मान लो कि ये पंजाबी में इसने कहा है कि दे ट्रेन देयर एम्प्लॉय टू मेक देम वर्किंग इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन, की वो ट्रेन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि हर एक सिचुएशन के साथ वो रह चुके। तो हम जस्ट सोचने लग जाते हैं कि यार अब मुझे ये पंजाबी में मैंने सोच लिया, या फिर मैंने हिंदी में तो सोच लिया, अब मुझे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो सिंपल है यार, सिंपल क्या यूज़ हो रहा है एज ए ग्रामर। अगर आपने ग्रामर बहुत अच्छे से सीखी है, दे ट्रेन देयर एम्प्लॉय टू मेक देम ए वर्किंग इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल,
द G4S सिक्योरिटी कंपनी है जो इंडिया में भी है और कनाडा यूएसए में अदर सिटीज़ में भी है। ये लेकर आती है सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ज़्यादा लेकर आती है। कंपनी हैज़ ऑफिस इन कनाडा एंड द यूएसए। मतलब एग्जांपल दी है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है जो यूएसए में भी है एंड कनाडा में है। कंपनी इज़ नोन फॉर द एम्प्लॉयज़ कस्टमर स्किल एंड हार्ड वर्क, कि एम्प्लॉयज़ खड़े करती है, ज़्यादातर ये एम्प्लॉयज़ को लेकर आती है। और जैसे जॉब.com इंडिया में भी साइट काफ़ी मशहूर है तो वहाँ पर चल रही है, तो एम्प्लॉय वगैरह लेकर आती है। जिन कंपनीज़ को चाहिए तो वो वहाँ पर वो देते हैं। सम हाउ फ्रेशनर्स need some experience to learn corporate skill and is not their fault because they cannot learn all from theoretical knowledge। कि मीन्स कि जो फ्रेशनर होते हैं, जो फ्रेशनर हैं उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा इतनी अच्छी स्किल नहीं होती, ये उनका कसूर नहीं है। मान लो मैं एक फ्रेशनर हूँ, मेरा कसूर नहीं है बिकॉज दे कैन नॉट लर्न फ्रॉम थियोरिटिकल नॉलेज, मतलब कि मुझे इतनी ज़्यादा उस चीज़ की थियोरिटिकल नॉलेज नहीं मिली। थियोरिटिकल नॉलेज मिलेगी देन मैं उस चीज़ को एनालाइज कर सकता हूँ। मीन्स यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात की गई है कि जो एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं ये उनका कसूर नहीं है। कंपनी है ठीक है फ्रेशनर ले रही है और उनका कसूर नहीं है कि वो हर एक चीज़ में परफेक्ट हों। दे डू नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस, भाई उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है टू मेक एनी डिसीजंस विच दे गेन विद टाइम, कि उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है और कि वो हर एक डिसीजन को ले सके विद शॉर्ट टाइम, कि थोड़े समय में वो बड़ा डिसीजन ले सकें, इतना उनके पास अभी टाइम नहीं होता। इन दिस पैराग्राफ जो बात करी गई है कि जस्ट एक एम्प्लॉयज़ की सपोर्ट करी गई है कि एक एम्प्लॉय कैसे कैसे सिचुएशन से गुजरता है और एक एम्प्लॉय के पास इतना माइंड सेटअप नहीं होता, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जस्ट उसके बारे में बात करी गई है, जिसे हम कॉजेज वगैरह जो इफेक्ट वगैरह बोल देते हैं नई कंपनी में। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ में जस्ट यहाँ पर कौन से लेवल की बात करी गई है हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट पैराग्राफ हमें सॉल्यूशंस के बारे में बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी स्किल कैसे उनमें मूव ऑन करनी चाहिए, कैसे उनसे एक्सपीरियंस करवाना चाहिए, कैसे मुझे टाइम टू टाइम उन वो कि परफेक्ट बन सके, जो कंपनी के साथ जुड़कर कंपनी भी बड़े लेवल पर जाए और हम भी जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो भी अच्छी खासी सैलरी ले लें। इसमें लिखना कुछ भी नहीं था, जस्ट नॉर्मल था। काफ़ी बच्चों ने, मुझे नहीं पता उनका रिजल्ट कैसा आएगा, बट यहाँ पर जस्ट एक बात करी गई, देख सकते सिंपल यहाँ पर बात करी थी। यहाँ पर जस्ट उनके कसूर के वो कोई कसूर नहीं था, उनकी जस्ट सपोर्ट करी गई थी एम्प्लॉयज़ की, बट कंपनी के बारे में यहाँ पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करी गई। सेकंड पैराग्राफ में जिसे हम B1 बोलते हैं, B1 के अंदर, बट राइट नाउ बात करेंगे B2 की। ये हमारा आ जाता है B2। अब B2 में मुझे क्या लिखना था, B2 में मुझे क्या समझना था, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। In this next, employees face awkward situation in their workplace because they are not well prepared and get judged by their employers। मीन्स कि जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ वो गुजरते हैं तो they are not well, कि वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते और अपने एम्प्लॉयर्स के ज़्यादा जो उनके बड़े बॉस वगैरह उनके तरह उनको हायर कर लिया जाता है। टू ओवरकम दिस सिचुएशन द एजुकेशन सिस्टम शुड इंक्लूड सब्जेक्ट, कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंक्लूड कर देना चाहिए इंटरपर्सनल स्किल, बिकॉज दे नीड द मोस्ट व्हेन दे विल अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। तो अब जैसे कि स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उन्होंने कहा कि कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे जो एम्प्लॉय कंपनी नहीं हायर करना चाहती है, तो इंक्लूड कर देना चाहिए उनको एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज जितना ज़्यादा हायर एजुकेशन सिस्टम होगा, हमें भी पता है, आप एक चीज़ अपनी तरफ से एनालाइज करके देखिए कि आपने स्टार्ट किया, आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, एक साइड +2 वाला बंदा है जहाँ 12th पास खड़ा हुआ है, एक साइड एमटेक का है जहाँ बीटेक पर्सन खड़ा हुआ है। अब बीटेक को ज़्यादा लोग हायर करेंगे बिकॉज बीटेक के पास अपना खुद का एक्सपीरियंस है, प्लस उसके पास नॉलेज है, उसके पास एबिलिटी है, उसके पास टैलेंट है, उसके पास मेकिंग डिसीजन स्किल है कि एक डिसीजन कैसे लेना है। अब नया नया बंदा निकला है, अब इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपने ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है तो ओल्ड लोगों में बैठना स्टार्ट कर दो। ज़िंदगी में सक्सेस होना है, नेगेटिविटी से बचना है तो ओल्ड लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, बिकॉज पॉजिटिविटी हमेशा आगे लेकर जाती है और नेगेटिविटी हमेशा इंसान को पीछे लेकर आती है। तो सेम टू सेम अगर मुझे जॉब पे नई कंपनी खड़ी करनी है तो मुझे ज़्यादा सैलरी देनी होगी। आज की डेट के अंदर क्या है, कंपनीज ज़्यादा
लोगों को क्या करती है, ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी बहुत कम देती है। सैलरी 8,000 9,000 या 10,000 देती है। बट अगर लोगों की बात करें, लोगों को अपना प्रोडक्ट है या एनीथिंग एल्स कुछ भी वो सेल करती है वो ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स के ऊपर करती है, जो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर होती है। जैसे गुची है, अभी मैंने रिसेंटली गुची देखी थी, उसका एक शूज़ वगैरह ये स्टार्ट है वो नियर अबाउट 1 लाख से हो जाता है। वो है तो शूज़ ही ना यार, है तो वो कुछ ही नहीं, बट वो ब्रांड बिकता है यार, उनका ब्रांड है। तो उस यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम करते कितने में करते होंगे, जिनका शोरूम है 10,000 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 में, तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी है, जैसे मान लो आप हो जो मुझे सुन रहे हैं, जब मैं हूँ मुझे नई कंपनी खड़ी करनी है, तो मुझे ये होगा कि मैं कम से कम सैलरी वाला बंदा फाइंड करूँ, देन मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊँ। तो सेम कंपनीज ऐसे होती हैं। बट अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे एजुकेशन सिस्टम वाले लोग अपनी कंपनी में रखने होंगे। इन्वेस्टमेंट तो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, बट मेरा काम है, जो मेरी जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। द वर्कर विल हैव enough confidence to handle the situation, and they will know a little bit in advance how to interact with clients। कि अगर उनके पास वो चीज़ एबिलिटी है, वर्कर हैव इनफ कॉन्फिडेंस है हैंडल करने के लिए सिचुएशन को, नो लिटल टू एडवांस हाउ टू इंटरेक्ट क्लाइंट्स, कि अपने क्लाइंट्स है जो उनके जो कस्टमर हैं उनको कैसे उन्होंने क्या करना है, अपनी तरफ इंटरेक्ट करना है, अपनी तरफ खींचना है। तो सेम टू सेम वो चीज़ लेकर आनी होगी। तो फनी बात के लिए कह दूँ कि एक कंपनी थी, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने अपनी कंपनी को बड़ा लेवल पर लेके जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों को रखना स्टार्ट कर दिया था। तो जहाँ तो लड़कियाँ रखो खूबसूरत, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेक्ट कर सके अपने क्लाइंट्स को, जहाँ फिर आपको एजुकेशन लेवल को परफेक्ट बनाना होगा। जस्ट एक फ़नी बात ही जस्ट मैंने आपसे शेयर किया कि आप बोर हो रहे होगे। अनदर सिचुएशन, अदर सोल्यूशन कुड बी दैट दे शुड बी वर्किंग एज ट्रेनर फॉर ए फ्यू मंथ्स ऑफिस। कि जहाँ तो सेकंड परफेक्ट आइडिया ये है, पहला तो आइडिया दिया है एजुकेशन सिस्टम का और प्लस एक्सपीरियंस का। सेकंड जो आइडिया दिया है वो दिया गया है कि उनको जहाँ तो पहले ट्रेनिंग दो, कुछ महीने, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देने के बाद उनको अपनी जॉब पर रखो। देन आपकी कंपनी भी आगे बढ़ेगी और वो भी परफेक्ट रहेंगे अपनी एबिलिटी में, अपनी सॉल्यूशंस में, टेकिंग डिसीजन लेने में भी वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे। देन बेस्ट हो सकता है। इन द लास्ट ये चीज़ें बहुत लोग लिखते हैं, बहुत बच्चे लिखते हैं, माई ओपिनियन दैट एनीथिंग एल्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लास्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पर आप न्यू मेंबर लैक सम टाइम्स टू कॉपरेट एंड अदर डिसीजन मेकिंग स्किल, की जो नया बंदा है भाई वो थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग स्किल में लैक रह सकता है, पीछे रह सकता है। दे कैन लर्न विद द टाइम टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, कि वो टाइम के साथ चीज़ों को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना सीख सकता है, टाइम के साथ वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है, विच कैन बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन, कि जो संस्था है वहाँ की, जो कंपनी है, जो बड़े लेवल पर वो लेके जा सकता है, बेनिफिट है उस कंपनी को अगर टाइम के साथ वो चीज़ों को सीखता है। द एम्प्लॉयर्स आल्सो शुड टू कॉर्पोरेट विद देयर वर्कर एंड देयर इंटरनल वर्किंग पीरियड, कि जो वहाँ के एम्प्लॉयर हैं, जो उनके बड़े बॉस हैं, या फिर एनीथिंग कोई भी बड़े लेवल सीईओ है, उनको भी थोड़ा सा कॉर्पोरेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एज ए फैमिली मेंबर मानकर उनको लेकर चलना चाहिए, कि वो लोग भी एज ए मेंबर बनकर चले कि ये जो सीईओ है या फिर ये मेरा बॉस है, ये बंदा मेरा मतलब कि एज ए फ्रेंड है या फिर मेरे बाप की तरह है जो मेरे फैमिली को चला रहा है। तो उनको भी थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, जो बड़े बॉस हैं। देन की ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ी सी और बड़े लेवल पर जा सके। तो ये था हमारा राइटिंग ऐसे 2, मैं और उम्मीद करता हूँ कि ये राइटिंग ऐसे 2 आपको समझ में आया होगा। वैसे तो मैंने कोशिश बहुत की है कि बिल्कुल लो लेवल के साथ आपको समझाया जाए। 8 बैंड स्कोर का है और होप सो दैट, मैं उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम का उसको भी फॉलो किया होगा, और इस चीज़ को डेफिनेटली फॉलो करें, देन आपका स्कोर बहुत अच्छा आ सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपको डे टू डे बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी, तो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, बिकॉज ऑन द वे बहुत कुछ आएगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, ये मेरा आपसे
प्रॉमिस है। अगर घर पर बैठे हो, स्टडी कर रहे हो, इन वीडियोस को फॉलो करो, टिप्स को फॉलो करो, मेरी शक्ल पे मत जाओ, ये भगवान ने मुझे काली दे रखी है और इस पे मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। टिप्स पे जाओ, ट्रिक्स पे जाओ, बैंड स्कोर लो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो और फॉरन जाओ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।